हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में आईपीआर पढ़ लिया था 1956, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। इसके पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा पढ़ा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कंसेशन। क्लियर है? This probably is the last video of this chapter, so you all have to focus on the points which we discuss in the video. Okay, let's start. That next topic is development of SSI. SSI means होता है small scale industry, a policy instrument to promote the gloss of employment and equity. क्लियर है? चलिए, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, तो इसको फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ टू ब्रॉड डायमेंशन। जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो 2 डायमेंशंस में होता है, बड़े डायमेंशंस में। सबसे पहला होता है हमारा ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक, टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं लार्ज स्केल, उनको क्या करना, उनकी ग्रोथ के लिए देखना सबसे पहले में, जिससे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिलती रहें। ठीक, अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ किससे मिलेंगी? आयरन है, स्टील है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नंबर 2 है हमारा ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिसाइड्स सोशल जस्टिस। ठीक है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी है कि उसको भी ग्रोथ के लिए देखा जाए। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के लिए। किसके साथ? सोशल जस्टिस के साथ साथ। ठीक है, a small scale industry is presently defined as one whose investment does not exceed 5 करोड़। ठीक, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होती है कि मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 it was defined as one whose investments did not exceed 5 लाख। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था? लगभग उसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कितना था? वो 5 लाख रुपीज़ था। ठीक है, द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल ऑफ प्लानिंग वॉज अंडरलाइंड बाय कार्व कमेटी एंड ऑल्सो कॉल्ड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। ठीक, तो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो रोल था, उसके लिए जो गोल्स बनाए गए थे, जो रोल था उसका गोल्स को अचीव करने का, ठीक है, जो भी प्लानिंग में डिस्कस हुए थे, उसको अंडरलाइन करने के लिए या उसकी लुक आफ्टर करने के लिए क्या थे? कार्व कमेटी एक बनाई गई थी, जिसको हम लोग विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, 1955 में इट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स एज अंडर। ठीक, तो उसने क्या किया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। ठीक, अब उसमें 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ठीक, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? लेबर बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं वो, वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव। ठीक, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं? कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल। किसी भी चीज़ का आउटपुट देने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या ज़रूरत होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। A large scale industry on the other hand use more of capital than labor। और जो बड़ी स्केल की इंडस्ट्री होती हैं या बड़े लेवल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? कैपिटल ज़्यादा यूज़ करती हैं लेबर की जगह पे। ठीक, वी इनहर्टेड एन इकोनॉमी
from the British, which was a capital deficient economy and a labor surplus economy. हम ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं जो ब्रिटिश टाइम में क्या थी, उसमें कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी थी। मींस वहाँ पे कैपिटल लेबर का यूज़ नहीं होता था, बल्कि जैसे बोलते हैं हम लोग लेबर सरप्लस कैपेसिटी, लेबर इंटेंसिव उसकी इकोनॉमी थी वो, ठीक है। उसमें वहाँ पे लेबर्स का ज़्यादा यूज़ होता था, ना कि कैपिटल का। Accordingly, our planners rightly threw out of achieving full employment by focusing on small scale industries। ठीक, इसी को देखते हुए जो हम प्लानर्स थे, जो जिन्होंने प्लान बनाए, ठीक है, उन्होंने किस पर फोकस किया, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर पूरा फोकस किया, जिससे कि जो हमारे गोल हैं वो अचीव हो सके। थर्ड सेकेंड है हमारा, SSI shows locational flexibility and is therefore equality oriented to inter regional quality। Large scale industry is often established close to the source of raw material। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ से जो मटेरियल का जो सोर्स है वो ईजिली उसको अवेलेबल हो। दिस इज़ बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज़ वेरी ह्यूज। ये किस वजह से होता है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल का जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस लीड टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर रॉ मटेरियल के सोर्स से अगर ज़्यादा दूर इंडस्ट्री होगी तो क्या होगा, रॉ मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है उसको। इसी वजह से क्या होता है, उसको रॉ मटेरियल का जो सोर्स होता है वो लार्ज इंडस्ट्रीज उसी के आसपास ही डेवलप या इस्टेब्लिश करी जाती हैं, ठीक है। SSI ऑन अदर हैंड शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो SSIs होते हैं उसमें रॉ मटेरियल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको क्या मिलती है, एक लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो कहीं भी वो अपने इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर इक्वली ओरिएंटेड कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इसी वजह से ये क्या होती है SSIs, जो रीजनल ग्रोथ को एक बैलेंस प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। ठीक, अब SSI नीड्स मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं उनमें क्या होता है, उनको कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर कंपेयर किया जाए लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, ठीक है। Accordingly, it does not lead to a concentration of economic power. Rather, it promotes equality across different sections of the society। इस तरीके से क्या होता है, वो किसी भी एक पावर को कंसंट्रेट नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, सभी को इक्वली लेके इकोनॉमी इक्वल करने की उसकी कैपेसिटी होती है, वो इक्वल करने की कोशिश में रहते हैं SSIs, ठीक है। तो इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन SSI कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये तो थे हमारे थ्री टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI। अब बात करते हैं हम लोग salient features of the strategy of industrial growth during the period 1950 to 1990 and its good and bad effects। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 और एज फॉलोज। चलिए इसको देखते हैं। नंबर 1 है हमारा, पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो पब्लिक एंटरप्राइज है उनको क्या करना पड़ेगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चालू होगा या चल रहा होगा तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनको एक सेंट्रल रोल प्ले करना पड़ेगा। सेकेंड है, प्राइवेट एंटरप्राइज वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और
प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या करना होगा, सेकेंडरी रोल प्ले करना होगा जब भी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस होगा। थर्ड है हमारा प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्प्लाइंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ such goods was to be accorded a high priority which were imported from rest of the world। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या करना है उसका मेन फोकस किस पे है कि जो थिंग्स जिन गुड्स का हम या सर्विसेज का हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, ऐसी कंट्रीज के जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ऐसी गुड्स का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार करना, ठीक है, मेन फोकस इस पे रहता है। इससे क्या होगा कि जिस भी गुड्स या सर्विस का हम हाई प्रायोरिटी से बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका हम अपनी कंट्री में ही या अपनी नेशनल कंट्री में ही उसको हम उसका प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। द आइडिया वॉज टू अचीव सेल्फ रिलायंस एज वेल एज द इकोनॉमीज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इससे क्या होगा कि हम अपना सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेंगे उन गुड्स या सर्विसेज के लिए। इसलिए ज़्यादातर फोकस किस पे था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे था। नंबर फोर्थ है एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको जहाँ तक हो सका वहाँ तक उसको प्रोटेक्ट किया, किससे, फॉरेन कंपटीशन से। प्रोटेक्शन वाज टू बी ऑफर्ड थ्रू हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स। अब ये प्रोटेक्शन कैसे मिला, इंपोर्ट्स पे हैवी ड्यूटी लगा के, फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटाज, जो इंपोर्ट कोटाज थे उनको फिक्स करके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप विद अ व्यू टू बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द इकोनॉमी। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इसलिए डेवलप किया जा रहा है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार हो जाए किसी भी या अपनी कंट्री का। सिक्स पॉइंट है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस लिए डेवलप किया जा रहा था, इस व्यू से कि जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या जो इक्विटी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जाने लगा, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो थे पॉइंट्स हमारे, ठीक है, सेलिएंट फीचर्स थे ये। अब बात करते हैं इनके गुड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट दो ही तरीके के होते हैं, जैसा आप लोग को पता है, गुड इफ़ेक्ट होते हैं और बैड इफ़ेक्ट होते हैं। अब इसके गुड इफ़ेक्ट क्या हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जैसे नंबर वन है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश, इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या हुआ, एक पुश लगा उसको, या उसको एक किक स्टार्ट मिल गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। There was about 6% annual increase in output during the period 1950 to 1990। लगभग 6% एनुअल इंक्रीज हुआ है किसके बीच में, जो पीरियड था हमारा 1950 से 1990 के बीच का। सेकेंड पॉइंट है देयर वॉज अ मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक। मतलब कि अब क्या था कि अलग अलग तरीके, कई तरीके की इंडस्ट्रीज भी अब उसमें आ गई थी, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गए थे। द देन सनराइज इंडस्ट्री मार्क्ड इट्स इमर्जेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो सनराइज इंडस्ट्री जैसा मैंने पहले बताया था आपको कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर अगर बोला जाए पर्टिकुलरली तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उसने क्या किया, डोमेस्टिक इकोनॉमी में काफ़ी सिग्निफिकेंस ग्रो करी। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी उससे क्या हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट हुई इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब जैसे क्या क्या है इसमें, जैसे राउरकेला भिलाई में जो स्टील प्लांट्स लगे, ठीक है, वो द इंडियन इकोनॉमी शोड इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने क्या शो किया कि ये एबिलिटी शो करी कि जो इम्पैक्ट होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन का
उस इम्पैक्ट को कितना वो ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया। फोर्थ पॉइंट हमारा, ग्रोथ ऑफ एसएसआई मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ब्रीफली, द ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न इन द इकोनॉमी शोड अ मार्क्ड thrust on socialistic pattern of society. Goals of 5-year plans, employment, modernization, equity, and self-reliance emerged as the key parameters of the growth and development. क्लियर है सबको? ये तो थे हमारे गुड इफेक्ट्स। बैड इफेक्ट्स क्या इसके हुए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या बैड इफेक्ट हुए? पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली टर्न आउट टू बी अ डेड सोशल वेट। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज थी वो क्या हो गई, लगभग आज के टाइम में खत्म हो गई। करप्शन, लीकेज एंड पाइलफ्रेज इमर्ज एज देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक। अब जो करप्शन था, इनएफिशिएंसी थी, ये क्या हो गया, उसकी एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक हो गई आज के टाइम में। बाय इनकरिंग ह्यूज लॉस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लीड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर नेशनल रिसोर्सेज। अब इस तरीके के बड़े लॉस होने की वजह से क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो क्या हो गई, इनएफिशिएंट हो गई, कि जो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज जो थे, जो कि काफ़ी स्कैर थे, उनको सही से वो यूज़ भी नहीं कर पा रहे। सेकेंड था, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री सिमुलेटेड इट्स ग्रोथ। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या प्रोटेक्ट करने से क्या हुआ, उसमें ग्रो हुआ, बट इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक, प्रोटेक्शन तो किया गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मार्केट का, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल क्वालिटी नहीं वो अचीव कर पाए, गुड्स या सर्विसेज की इंटरनेशनल क्वालिटी वो अचीव नहीं कर पाए। Lack of competition prompt the domestic entrepreneurs to focus upon monopoly control of the market. Take growth through competition and diversification was conveniently avoided. Third point हमारा, saving foreign exchange through import substitution, ठीक, proved to be an inefficient policy instrument. Our foreign exchange reserve started shrinking, and by the end of 1990 these stocks reached their bottom, so much so that we had to pledge our gold reserve with the World Bank to salvage our borrowings. With the passage of time, the bad effects of the strategy of industrialization started overshadowing the good effects. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जो बैड इफेक्ट्स थे उन्होंने क्या किया, जो गुड इफेक्ट्स थे उनको ओवरलैप करना चालू कर दिया। सो मच सो दैट द गवर्नमेंट was compelled to revisit the entire strategy of economic ग्रोथ। इस वजह से क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रिविजिट करना चाहिए और उस पर थोड़ा सा रिसर्च और करनी चाहिए। दिस लीड टू द इमरजेंस ऑफ एनईपी। इससे क्या हुआ, एनईपी हमारी बनेगी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, नहीं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है, एनईपी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपकी बुक में ये पावर पॉइंट्स या रिवीजन विंडो है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक। और जो अब मैं आपको इसके कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगा। अब आपका काम ये है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब इसको अपनी कॉपी में भी कंप्लीट करना है, ठीक है।